सबसे बड़ा सवाल, रेप पर राजनीति क्यों? इसी सवाल को हम उठा रहे हैं क्योंकि हाथरस में दलित लड़की से जो हैवानियत हुई वो बेहद गलत थी, निंदनीय थी। हम हाथरस की उस लड़की के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ इसी पर हंगामा मचा हुआ है। इस सियासी महाभारत के बीच राजस्थान के बारां की चर्चा कहीं नहीं हो रही। बलरामपुर और आजमगढ़ में इंसाफ की लड़ाई वोट बैंक का शिकार हो गई है। राजस्थान में रेप की शिकार बेटियां इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन और सिस्टम की मदद से हैवानियत की खबर दबा दी गई। न्यूज नेशन आज बारां की बेटियों का दर्द दुनिया को दिखाने जा रहा है। साथ ही बेटी बेटी में फर्क करने वाले राजनेताओं से सवाल भी पूछ रहा है। यूपी की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए राहुल और प्रियंका गांधी सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रहे हैं और अच्छी बात है, लड़ना भी चाहिए। लेकिन राजस्थान की बेटी के लिए होंठ सबके क्यों सिले हुए हैं, इसी पर हम बात करेंगे। तीन खास हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं और वो सब ग्राउंड जीरो पर हैं। हाथरस से धीरेन्द्र पुंडीर हमारे ब्यूरो चीफ, सबीना मेरे साथ जुड़ गई हैं बारां से। उन बेटियों का दर्द इन्होंने महसूस किया है जिसके लिए इस वक्त बारां में खड़ी हैं। बलरामपुर, उस दलित बेटी जिसकी अतड़ियां बाहर निकाल दी गई, जिसके पेट को चीर दिया गया, क्यों ऐसा कुछ हुआ, इसके बारे में जानेंगे विद्या से। लेकिन सबीना, आपसे शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बताता हूं बारां की बेटियों का दर्द। बारां की बेटियां रेप की शिकायत के बाद गायब है। 1 अक्टूबर के बाद से उनका कहीं कोई पता नहीं चल रहा। लेकिन लापता होने से पहले यानी 30 सितंबर को पीड़िता ने न्यूज नेशन से क्या कहा, आपको सुनाते हैं। सुनिए इन बेटियों का दर्द। और सवाल पूछ रहा है न्यूज नेशन, कहां गायब है पीड़िता? क्योंकि अशोक गहलोत ने कहा था कोई भी अगर चाहे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा था कोई भी अगर मिलने इनसे आना चाहे तो आ सकता है। उन्होंने बीजेपी नेताओं को आमंत्रण दिया था। यही सवाल मैं सबीना के साथ उठाऊंगा, कहां है ये बेटियां? सुनते हैं। यहाँ से लेकर गए थे, मैं वही लेकर गए थे। गए थे, तुम कहा था हम घर पे जा रहे हो, उन्होंने लिया नहीं। फिर वो स्टेशन पे लेकर गए थे नलका से। नलका के बाद तो जयपुर लेकर गए थे सुबह 8 बजे। और फिर 8 बजे वहाँ कोटा पहुंचे जिसमें जयपुर ले गए थे, वहाँ नहीं रुके वो। कितने लोग थे? कितने जने थे बेटा ये? पहले 2 ही थे, फिर पता है 2-3 और आए थे। सबने गलत काम किया? हाँ, कितने लोगों ने किया बेटा? वो 3-4 लोग आए थे बाहर। फिर क्या हुआ? फिर कैसे घर पे तुमने पता नहीं क्यों पूछा नहीं, पापा वगैरह को फोन क्यों नहीं किया? क्या धमकी देते थे वो? मम्मी पापा को मारने की। फिर कैसे घर पे पहुंचे, वापस आए? हम जयपुर से वापस कोटा आए थे। अच्छा कोटा के फोन किया था हमने तो भैया के पापा के। अच्छा, उन सभी लोगों ने गलत काम किया आपके साथ? हाँ। अच्छा, पहचान सकते हो उनको आप? नहीं। और जो 2 लेके गए उनको पहचान सकते हो? क्या क्या नाम उनके? एक का नाम सोनू, एक का नाम सूरज है। सूरज कहाँ के रहने वाले? यहीं के हैं? बारां के हैं। बारां के रहने वाले। तो आपको कैसे ले गए यहाँ से? हम तो घर पर सो रहे थे, वो लेकर गए थे। मुंह पे वो कपड़ा डाला था हमारे। नहीं तो फोन करके बुलाया क्या था? नहीं, मुंह पे कपड़ा डाला था घर पे आके। अच्छा, जयपुर भी ले गए आपको, आप बता रहे हैं? तो जयपुर में भी गलत काम किया था आपके साथ? हाँ। कितने लोग थे वहाँ? कितने दिन तक किया ये गलत काम तुम्हारे साथ में? 2-3 दिन। 2-3 दिन तक है? तबीयत खराब हुई किसी की? हुई थी, उल्टी हुई थी मेरे वहाँ। मतलब वो जो लेके गए थे ना, हमें चौक नहीं था और जबरदस्ती लेके गए थे। और फिर है ना वो जैसे खाना वो जहाँ जाते थे ना, वो दो ही जाते थे। और वहाँ से कुछ लेके आते थे जो खिलाते हमें। फिर हमें कुछ होश नहीं रहता था, क्या करते थे क्या नहीं करते। कितने लोगों ने गलत की बेटा? ऐसे पता नहीं, और मैं जानती नहीं उनको कौन है। कितने जनों को जानते हो तुम? एक को जानती हूँ, दीपक रावड़ी। उसको जानते हो? और लोगों ने भी गलत काम किया है ना बेटा? फिर क्या धमकी क्या दी उन्होंने? उन्होंने ऐसे धमकी दी थी, अगर तुमने ना वहाँ पुलिस वाले के सामने मुँह खोल दिया ना, तुम्हें मार दे, तुम मार देंगे, तुम जहाँ एक दिख जाओगे जाएंगे। यहाँ से तुम कोटा गए तो तुमको पता है कौन सी जगह थी कोटा में? ऐसे जगह वही पता नहीं, पर वो लेके हमें वही गए थे कुछ शॉप में, होटल में। कुछ पता नहीं है कहाँ लेके। कितने लोगों ने गलत किया बेटा? कितने लोगों ने गलत किया तुम्हारे साथ में?
ऐसे तो 2-3 थे, पर ऐसे पता नहीं है कौन कौन। बेहोश कर देते थे, गोली दे देते थे। दोनों साथ थे तुम क्या अलग अलग कमरे में थे? नहीं, दोनों बहनें थे साथ में, पर वो पता नहीं क्या उन्होंने क्या किया। सुनकर भी अजीब सा लगता है। दोनों बहनों को एक ही कमरों में रखा गया और बारी बारी से उनके साथ बलात्कार किया गया। दोनों बेटियां नाबालिग हैं और अशोक गहलोत इनको लेकर क्या ट्वीट करते हैं बाद में दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले चलता हूं सबीना के पास। सबीना बताइए, कहां हैं ये लड़कियां? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी दावा कर रहे थे कि कोई भी आकर इनसे इनकी आप बीती सुन सकता है। ये क्या कह रही हैं? एक ही कमरे में रखा गया, बार बार बलात्कार हुआ, लगातार बलात्कार हुआ और इनके आरोपियों को यह कहा जा रहा है कि ये तो मर्जी से गई थी। बताइए सबीना, क्या हुआ? बिल्कुल दीपक जी, हमने न्यूज नेशन ने हमारी पूरी टीम ने मेहनत की और आखिरकार कुछ देर पहले, करीब 1 घंटे पहले, इन दोनों बेटियों से मेरी बातचीत हुई, इनके माँ से मेरी बातचीत हुई, इनके परिवार के बाकी सदस्यों से भी मेरी बातचीत हुई और इस बीच ये बेहद ज्यादा डरी हुई नजर आई। बिस्तर पर ये दोनों बेटियां बैठी हुई थी, आसपास कुछ लोग और भी मौजूद थे। हमने पूरी कोशिश करी, देखिए एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने किसी तरह के इन बच्चों पर दबाव नहीं बनाया, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि आखिर इतनी छोटी बच्चियां किस मानसिक दबाव से, किस पीड़ा से इस वक्त गुजर रही होंगी। लेकिन उनके हाव भाव से, उनकी आंखों में जो नमी थी, जो डर था, वो कुछ और कहानी यहां पर बयां करती हुई नजर आ रही थी। देखिए हकीकत यहां पर सामने आनी बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चियों का बयान ये सामने आता है कि किस तरह से उन्हें बहला फुसला को वहां पर ले जाया गया था, उसके बाद फिर वो बयान बदल देती हैं, उसके बाद फिर से ये बयान सामने आता है, तो हकीकत की एक एक कड़ी यहां पर सामने आनी बेहद जरूरी हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर बिल्कुल पूरी तरह से सन्नाटा है। ऐसा लग रहा है कि सियासी पार्टियों को कोई फिक्र ही नहीं है 12 की बेटियों की। 12 की बेटियों की इज्जत ही नहीं है, 12 की बेटियों के जख्म ही नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा एक के बाद एक लगातार ट्वीट करती है। ऐसा लगता है कि संसार की सभी बेटियों का दर्द ये समझ गई है हाथरस की बेटी के केस के सामने आने के बाद। लेकिन 12 की बेटियों, अजमेर की बेटी, बाकी राजस्थान के जो इलाके, क्योंकि आपकी अपनी गवर्नमेंट है, इसलिए यहाँ की बेटियों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। सवाल यही यहाँ पर हम जो भी आप भी पूछ रहे हैं बार बार कि आखिर इतनी खामोशी यहाँ पर, इतना सन्नाटा यहाँ पर 12 की बेटियों को लेकर क्यों सामने आया? इंसाफ माँ चाहती है। माँ से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने सीधे और साफ शब्दों में कहा कि हमें इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए और इस न्याय के लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। बेटियां बहुत सहमी नजर आई, उस दर्द को आपने भी इनके बयान में महसूस किया और उस वक्त मैं जब उनके साथ बैठी हुई थी वो दर्द दिखाई दे रहा था, आंखें झुकी हुई नजर आ रही थी। हम बार बार यही समझा रहे थे कि अब डरना नहीं है, जो हुआ वो उन्होंने गलत किया, इनमें बच्चियों आपका कोई कसूर नहीं था, लेकिन अब इंसाफ की लड़ाई में तुम्हें भी मजबूत होना पड़ेगा। भले ही वो बच्चियां हैं, लेकिन समझती हैं कि उनके साथ क्या गलत हुआ, कितना बड़ा पाप किया गया, कितना बड़ा गुनाह किया गया। हालांकि हो सकता है सियासी रंग वो ना समझे, लेकिन बहुत जरूरी है कि सियासत को यह समझना कि देश की बेटियों में राजस्थान की बेटियां भी आती है और उसी राजस्थान में एक 12 है जहां की बेटियों की असमत के लिए न्यूज नेशन इस वक्त भी यहां पर खड़ा हुआ है और लगातार हमें खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए बेटियों में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। सबीना, आपने बताया दोनों नाबालिग है, खुद मुख्यमंत्री लिख रहे हैं नाबालिग है, फिर भी कह रही है मर्जी से चली गई वो अपने साथ। यहां पर टेप में वो कह रही है जबरदस्ती ले गए, एक कमरे में रखा, बार बार बलात्कार किया, अलग अलग जगहों पर ले गए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कितनी उम्र होगी इन दोनों की? ये शायद मिडिल स्कूल में पढ़ती हैं। दीपक जी, अगर बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। उम्र के लिहाज से देखें तो 13 से 14 साल या ज्यादा से ज्यादा 15 साल तक का कह सकते हैं, इससे ज्यादा ये बड़ी बच्चियां नहीं हैं। बहुत सहमी हुई ये बैठी हुई थी, बात नहीं कर रही थी। परिवार से बात हुई तो पता चला कि इस वक्त वो डिप्रेशन की वो स्थिति झेल भी रही है। परिवार ने सुबह से अभी तक में कुछ खाना तक नहीं खाया है, परेशान भी परिवार यहाँ पर रहा। लेकिन जिस तरह का दीपक जी आप सन्नाटा यहाँ पर देखेंगे ना, हैरानी होगी, आपको दुख होगा ये सोचकर कि इसी देश में राजस्थान में एक 12 और 12 की बेटियों की जो इज्जत तार की गई इन 3 दिनों में, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। हालांकि बीजेपी का डेलीगेशन यहां पर जरूर आया था, लेकिन जो बात यहां पर सीएम अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं कि हम अगर विपक्ष का कोई आता है तो उसका सहयोग करेंगे, हम तो नहीं रोक रहे हैं। लेकिन हमारा बार बार यही कहना है कि अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को, पूरी कांग्रेस को नजर आता है, यूपी की बेटियों का दर्द नजर आता है, जो कि हम कह रहे हैं कि नजर आना भी चाहिए, तो फिर राजस्थान की बेटियों का दर्द क्यों नजर नहीं आता? बड़ा सवाल है इसी को लेकर सबीना हम जाएंगे। और मैं चाहता हूं जब अलका लांबा यहां पर हो, कांग्रेस की प्रवक्ता, तब आप उनसे सीधी बात करें।
बारां में सन्नाटा है, बलरामपुर में सन्नाटा है, वहां पर भी एक दलित बेटी को रेप के बाद मार दिया गया। क्या हालत करी गई विद्या उसकी बताइए। कौन था वो शख्स, कौन थे वो दो लोग जो इस कॉलेज जाती हुई लड़की को रेप के बाद मार दिया, बताइए। दीपक जी, एक लड़की अपने घर से निकलती है, वो ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रही होती है और वो जाती है एडमिशन लेने के लिए फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर का एडमिशन लेने के बाद वो लौट रही होती है तो रास्ते से उसे बुलाया जाता है, पकड़कर जबरदस्ती उसे ले जाया जाता है, उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है। एक नहीं कई लोग मौजूद होते हैं और तब तक उसकी इज्जत को तार तार किया जाता है जब तक लड़की बेहोश नहीं हो जाती है, जब तक लड़की बेदम नहीं हो जाती है, जब तक लड़की अपना सुध-बुध नहीं खो देती है। इसके बाद क्या करते हैं ये आरोपी, ये जो अपराधी हैं जिन्होंने हमारी बेटियों की इज्जत को तार तार किया है। और बलरामपुर की अगर बात करें, हमारी बलरामपुर की बेटी को जिसने उसकी इज्जत को तार तार किया है, उन्होंने उसके बाद जानते हैं दीपक जी क्या किया। रोंगटे खड़े हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे हम और पूरा देश परेशान हो जाएगा जब वो सुनेगा कि उस बेहोश पड़ी लड़की को, उस बदहवास पड़ी लड़की को एक रिक्शे में डाल दिया जाता है और उसके घर तक भेज दिया जाता है। जब वो घर पहुंचती है तो उसके घर वाले उसे टटोलते हैं, उससे पूछते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लड़की सिर्फ इतना बता पाती है दीपक जी कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है। उसके बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, पास के डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर कहता है कि इसका इलाज मैं नहीं कर पाऊंगा, आप जिला अस्पताल ले जाइए बलरामपुर। वहां जब पहुंचने को होते हैं तो कहा जाता है कि बलरामपुर में भी इलाज नहीं होगा, आप कहीं और ले जाइए। और इस बीच ये लड़की यानी कि देश की बलरामपुर की एक बेटी दम तोड़ देती है। ये दम उस लड़की ने नहीं तोड़ा दीपक जी, दम सिस्टम ने तोड़ दिया दीपक जी। और सिस्टम ने इसलिए दम तोड़ दिया क्योंकि वो बेटी बच सकती थी लेकिन वो बच नहीं पाई, ना उसे इस वक्त पर इलाज मिल पाया। और उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर दीपक जी पूरा देश हैरान रह जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जाता है। 2 आरोपियों को पहले पकड़ा जाता है, उसके बाद 2 और आरोपियों को पकड़ा जाता है। लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा है, अजीब सा शून्य है यहां पर बलरामपुर में दीपक जी। और वो शून्य, वो सन्नाटा है उन लोगों को लेकर, उन लोगों की संवेदनाओं को लेकर जो हाथरस पहुंचते हैं। हाथरस के लिए आपने दिल्ली में आज दिखाया दीपक जी, हमने दिखाया अपने दर्शकों को कि किस तरीके से दुनिया भर के कांग्रेस कार्यकर्ता, सांसद पहुंच गए सड़क पर, वहां पर भीड़ लग गई, वहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन बलरामपुर में कोई नहीं आना चाहता, कोई नहीं आना चाहता। इसके पीछे एक बड़ी वजह दीपक जी मैं बताऊं, मुझे धमकी दी जा रही है। दीपक जी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मुझे धमकी दी जा रही है। बात करूं दीपक जी, मुझे कहा जा रहा है दीपक जी मुझे कहा जा रहा है कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, लेकिन यह बोलना मेरी मर्जी नहीं है, यह जरूरत है दीपक जी, क्योंकि उस समुदाय विशेष की वजह से ही यहां पर राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े नेता नहीं आ रहे हैं। क्योंकि उस समुदाय विशेष को भी समझना होगा कि वो नेता ये जानते हैं कि यहां पर आकर उनकी खिलाफत करके उनके वोट बैंक में सेंध लग जाएगा, वोट बैंक उनका खिसक जाएगा। रवि जी, मुझे मेरे एक सहयोगी ने, मैं बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को, मैं देश को बताना चाहता हूं कि मेरे एक सहयोगी ने जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया है कि विद्या तुम्हारे खिलाफ वहां पर कुछ लोग माहौल बना रहे हैं, तुम्हारे ऊपर हमला करने की साजिश हो रही है, क्योंकि बलरामपुर में पहुंचकर तुमने रिपोर्टिंग करने की हिम्मत दिखाई है। उस बलरामपुर में पहुंचकर हिम्मत दिखाई है रिपोर्टिंग करने की, जहां पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता नहीं पहुंच रहे हैं, लेफ्ट के बड़े बड़े नेता नहीं पहुंच रहे हैं। वो उनमें से कोई नेता नहीं पहुंच रहा है जो हाथरस पहुंच रहा है। हाथरस की बेटी भी हमारे देश की बेटी है, उसकी न्याय के लिए भी हम लड़ेंगे, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। लेकिन बलरामपुर में खड़े होकर आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। और अगर आप रिपोर्टिंग करेंगे और आप नाम लेंगे शाहिद, आप नाम लेंगे दीपक जी शाहिद, तो आपको रोक दिया जाएगा, आपको धमकी दी जाएगी। मेरे पास मैसेज है दीपक जी, मैं दिखाऊंगा। और मैं अभी यहीं से दीपक जी आपसे जब चैट खत्म करूंगा तो यूपी के डीजीपी को मैसेज करूंगा, मैं यूपी के यहां बलरामपुर में जहां पर मैं मौजूद यहां के एसएसपी को मैसेज करूंगा और मैं उन्हें बताऊंगा कि क्या बलरामपुर में खड़े होकर रिपोर्टिंग करना गुनाह है, क्या अगर एक समुदाय विशेष के लोग अपराध करते हैं तो उनका नाम लेना गुनाह है। समुदाय विशेष में बार बार कह रहा हूं, लेकिन ये पूरा जो खेल है ये दरअसल हिंदू मुसलमान का खेल है। और दरअसल हमें किसी की भावना को ठेस पहुंचाना हमारी मंशा नहीं है दीपक जी। मैं सिर्फ इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि इसी वजह से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। आज क्यों हाथरस में लोग पहुंच रहे हैं? क्योंकि वहां का जो आरोपी है उसका नाम क्या है? लवकुश। उसका
नाम क्या है राजकुमार, उसका नाम क्या है रवि, लेकिन यहाँ कोई नहीं पहुंच रहा है। दुख होता है कि आप रेप के नाम पर धर्म देखने लगते हैं, और यहाँ दुख का होता नाम है कि क्या आप है? रेप के नाम पर ये देखने लगते हैं कि कहां पर आपको जाना है, कहां पर नहीं जाना है। दीपक जी, यहाँ दीपक का जी, नाम क्या है? पिता भी मेरे साथ हैं, जो पीड़िता हैं उनके पिताजी हमारे साथ हैं, उनके भाई भी हमारे साथ। मैं जी, आपके पास दीपक जी, लौटूंगा एक बार फिर से विजय, अपना क्विक सवाल कमेंट दोहराइए। लेता हूं, मैं क्विक कमेंट लेता हूं, आप तैयार करिए उनको बातचीत के लिए। हाथरस में कितना बड़ा मजमा है, और सिर्फ हाथरस में ही क्यों, क्या यह सवाल नहीं उठाता है क्या बेटी बेटी में भेद किया जाएगा वोट बैंक के आधार पर? धीरेन्द्र, देखिए, ये सही बात है कि यहाँ आपको मेरा सिर्फ कैमरामैन दिखाएंगे, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इस समय आपको यहाँ तमाम जमावड़ा पूरा दिख रहा होगा, कैमरे ही कैमरे हैं, बाहर से तमाम आए हुए लोग हैं, अलग अलग जगह से, एक जगह से 8-8, 10-10 लोग हैं। अगर आपको दिखेगा जो चैनल्स हैं, भीड़ है, जो एक माहौल है, क्योंकि आप जिस तरह की गाड़ियों को हमने देखा वहाँ से चलते हुए, दिल्ली से चलते हुए, दिल्ली में बैठ के सांसदों के साथ मीटिंग करते हुए, उसके बाद जब राहुल गांधी निकलते हैं तो लगता है कि सिर्फ एक उनको चिंता जो है एक खास जगह पर है, एक खास विशेष है। ऐसा नहीं है, ये छोटा सा आंगन भी उसी तरह से उस बच्ची के खेलने की जगह था जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और जिसके लिए इंसाफ के लिए सब लोग साथ खड़े हैं। लेकिन इसी छोटे से आंगन से दीपक जी वोटों की बड़ी फसल काटने के चक्कर में जिस पूरे खेल को देख रहे हैं वो काफी आपको चौंकाता है, क्योंकि इस वक्त तमाम जगह, चाहे बलरामपुर की घटना हो, चाहे वो बारा की घटना हो, इंसाफ की बात है, इंसाफ मांगा जा सकता है। यहाँ जिस तरह से प्रशासन ने पूरी लापरवाही की, जिस तरह का रवैया यहाँ रहा, उस तरह की बातें सुनने के बाद यकीनन आपके दिमाग से कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इन सबको, लेकिन उस पर एक्शन होने से पहले जिस तरह से पूरी राजनीति है, राजनीति के साथ लोग हैं, दीपक, लगता है कि हमको कि इस पर जरूर सवाल उठेंगे। हालांकि बिल्कुल सवाल उठेंगे और मैं सीधे विद्या में बलरामपुर के एसएसपी को लाइन पर ले रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी को लाइन पर ले रहा हूं। मेरे रिपोर्टर को रिपोर्टिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने असाइनमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं दोनों को लाइन पर लिया जाए। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, कल जब आप मोमबत्तियां लेकर निकले थे, हाथरस के लिए आवाज उठाना बिल्कुल सही है। नीचे लिख देते बलरामपुर की बेटी को भी न्याय दो, बारा की बेटी को भी न्याय दो, सिरोही की आदिवासी बेटी 8 साल जिसको मार दिया गया 4 दिन पहले, उसको भी न्याय दो। बिल्कुल आजमगढ़ की बेटी को न्याय दो। हाथरस से क्यों लिखा? राजनीति चमकाने के लिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। नहीं, सबको न्याय मिलना चाहिए। सिर्फ हाथरस के लिए आवाज नहीं क्यों? चमका रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, सिर्फ हाथरस के लिए आवाज मिलना क्यों? चाहिए, इसलिए नहीं कोई भाषण नहीं जी। सुनिए, अरे भाई सुनिए, आप पहले जिस तरह से हाथरस के लिए नरेंद्र मोदी निकले हैं, ये सॉरी राहुल गांधी निकले हैं, नरेंद्र मोदी जी भी थोड़ा निकल जाते हैं बलरामपुर की ओर, आप योगी साहब भी निकल जाते थोड़ा बलरामपुर की ओर, हाथरस के साथ अन्य लोगों को भी तो आगे बढ़ना चाहिए। आप तो कंपटीशन की राजनीति में आ गए हैं। अरे कम से कम कांग्रेस वाले आगे तो बढ़े। अरे आपके सीताराम येचुरी जो कैंडल जला के घूम रहे थे, बीजेपी वाले कहां से घूम रहे थे, बारा और बलरामपुर लिख के विश्व हिंदू परिषद कहां है? अरे बाबा मैं पूछ रहा हूं, विश्व हिंदू परिषद कहां है? भैया हिंदू समाज के ठेकेदार कहां गए? विश्व हिंदू परिषद कहां है? बताइए सुबह। बजरंग दल कहां है? फिर ब्रेक पर जाऊंगा। क्या ये इनका डबल स्टैंडर्ड नहीं है? बीएचपी वाले कहां हैं? लिखेंगे, हम तो बारा नहीं लिखेंगे, बलरामपुर नहीं लिखेंगे, आजमगढ़ नहीं लिखेंगे, सिरोही नहीं लिखेंगे। हम हाथरस में भी खड़े हैं। विश्व हिंदू परिषद कहां गया? एक्सपोज हो गया। आरएसएस कहां है? बीएचपी कहां है? बजरंग दल कहां है? बीजेपी कहां है? ये बताइए आप। पर डिबेट करने आए हैं, महिला को बोलने तो दीजिए। हम नहीं एक्सपोज हुए, हम खड़े हैं। सम्मान से बोलने तो दीजिए। अरे महिला नहीं आप बोलिए जरूर, लेकिन मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है, जिस प्रकार से हम खड़े हैं आज लेफ्ट वाले जंतर मंतर पर, लेफ्ट वाले हाथरस पहुंचे, लेफ्ट वाले हर जगह जा रहे हैं। हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, प्रधानमंत्री से पूछ लीजिए, हाथ जोड़ के खड़े हैं, न्याय दे दीजिए। और ये कहां गई आरएसएस? आरएसएस कहां है? विश्व हिंदू जवाब दीजिए सुबह। विवेक जी मैं आपको ऑडियो बंद कर दूंगा अगर आप बीच में बोल करेंगे। सुबह 30 सेकंड आपको मुझे ब्रेक लेना है। कहां है स्टेटमेंट्स? जी आऊंगा मैं, योगी आदित्यनाथ पर भी आऊंगा। आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, आऊंगा उस पर भी। सुबह क्या हो रहा है? क्या कर रहा है मोमबत्ती सेक्युलर गैंग?
देखिए दीपक जी, आंकड़े गिनाने को मैं बहुत गिनवा सकती हूँ कि राजस्थान में इतने बलात्कार हो रहे हैं, कांग्रेस राज्यों में, शासित राज्यों में इतने बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन मेरे लिए बच्चियां आंकड़े नहीं है। मैं सिर्फ आपको उत्तर प्रदेश का ही जो आपने कंपैरिजन किया वो जानबूझ के ही देना चाहती हूँ कि इन लोगों के हिसाब से बच्ची तो दलित हो सकती है, लेकिन बलात्कारी अगर मुसलमान है तो ना उसको मुसलमान मत बोलो, एक समुदाय विशेष को बेइज्जत मत करो, क्योंकि वो मुसलमान इनका वोट बैंक है। इनके लिए बच्चियों का सम्मान, बच्चियों की इज्जत कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग अपने राज करने के लिए देश के टुकड़े कर सकते हैं, देश का बंटवारा करके राज कर सकते हैं, तो उनके लिए महिला क्या मैटर करती है। अभी प्रियंका गांधी जी की एक वीडियो सर्कुलेट हुई है, ठट्टे मार मार के हंस रही है, आतंकवादियों पे ये लोग रोते हैं, महिलाओं के बलात्कार के ऊपर ये ठीक लोग है हंसते सुबह हैं। 30 सेकंड आपके हो गए, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, डिबेट को ओपन करूंगा फिर ब्रेक के बाद।